Welcome all. Welcome to Muft Study. This is a video for class 8 ICSE syllabus History and Civics book by Beta Publication. इसका आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और ये सिविक्स का पार्ट है जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में समझेंगे और जुडिशरी क्या होता है उसका डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और ऑलरेडी हम क्लास 8 की बहुत सी वीडियोस हमने हिस्ट्री एंड सिविक्स की अपलोड कर रखी हैं और वो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जुडिशरी वर्ड से हम क्या समझते हैं, जुडिशरी क्या है? बेसिकली जुडिशरी वर्ड जो होता है वो हमारा न्यायपालिका को दर्शाता है कि कैसा हमारे पास न्याय का सिस्टम है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। उस सिस्टम के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। जुडिशरी फॉर्म द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, बेसिकली जैसे इंडिया आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जुडिशरी इसका तीसरा पिलर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तीसरा पिलर कहलाता है जुडिशरी। और दो कौन से होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। आपने पहले पढ़ा होगा जब यूनियन पार्लियामेंट की बात होती है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके लेजिस्लेचर एक होता है, एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है आपका एग्जीक्यूटिव और एक पार्ट होता है आपका जुडिशरी। तो ये तीसरा जो पिलर होता है आपका डेमोक्रेटिक कंट्री का, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका जुडिशरी होता है। जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड सी इट दैट दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी का काम क्या होता है? क्योंकि जो लेजिस्लेचर पार्ट होता है हमारे यूनियन का, वो क्या करता है, वो लॉ को बनाता है। तो अब जुडिशरी सिस्टम क्या देखता है कि वो जो लॉ जो लेजिस्लेचर बना रहा है वो सही है या गलत है, और जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव है, उन लॉ को सही तरह से यूज़ कर रहा है या उन लॉ को सही तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीज़ जो देखता है वो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशरी का मेन काम यही होता है, जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए और प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो उन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन बट ऑल्सो रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल सिटीजन, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट। अब जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम नहीं करता, वो लोगों के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी राइट किसी बंदे को मिला है और अगर कोई भी उसको गैर कानूनी तौर पे दबा रहा है तो अब जुडिशरी की एंट्री होगी। और जुडिशरी हर बंदे के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी नाजायज़ किसी को भी ना दबाए। इसके अलावा सिटीजन्स की हेल्प के अलावा जुडिशरी क्या करता है, अगर किसी इंडिविजुअल में लड़ाई हो गई है, कोई भी डिस्प्यूट जिसको बोलते हैं, लड़ाई हो गई किसी इंडिविजुअल में आपस में, सिटीजन्स में, उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, जुडिशरी का है। सेंटर और स्टेट में अगर कुछ भी बहस चल रहा है या मतभेद चल रहा है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट चल रही है, मतलब सेंट्रल में और स्टेट में, तो कौन देखेगा? उसको भी जुडिशरी ही संभालेगा। और अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, तो उसको भी कौन रिजॉल्व करेगा? उसको भी जुडिशरी ही रिजॉल्व करेगा। इन इंडिया वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। अब इंडिया में हमारे पास अलग अलग कोर्ट्स का सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबका हेड होता है, आप ये बात जानते होंगे। दिस मीन देयर आर नो सेपरेट सेट ऑफ लॉज एंड अ सिंगल सिविल एंड अ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री। अब यहाँ पे अलग अलग कोई भी लॉ नहीं है, पूरी कंट्री में सेम लॉ फॉलो होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल प्रोसीजर हो, सिविल के प्रोसीजर हो या क्रिमिनल लॉज हो, पूरी कंट्री में एक सिंगल लॉज फॉलो होते हैं। ये नहीं कि किसी कोर्ट में कोई और लॉ चल रहा है और किसी कोर्ट में कोई और लॉ चल रहा है, सब जगह एक ही लॉ फॉलो होता है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड द हाई कोर्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट। सबसे टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन आता है? हाई कोर्ट्स आते हैं, अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं, एंड अंडर ईच हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब उस हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वो आते हैं। ऑल केसेस कमिंग फ्रॉम द लोअर कोर्ट कैन बी टेकन टू द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ अपील। अब अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, उसमें कोई केस आता है तो आप उसको हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट से आप उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। कैसे? एक प्रोसीजर होता है अपील का, अपील करेंगे अगर आप तो हाई कोर्ट में आपका वो केस जाएगा, फिर वहाँ उसकी सुनवाई होगी, और फिर अगर आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी वो बात पहुँचती है। सुप्रीम कोर्ट क्या है?
सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी, दैट इज द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसका टॉप मोस्ट कोर्ट है, ये सबसे ऊपर, ये टॉप पे बैठता है और इसी के अंदर में सारे और कोर्ट्स आते हैं। ऑल sorts of disputes and differences arising between the center and the state are settled by the Supreme Court। अब अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट आता है तो वो कौन सेटल करता है? सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको कौन सेटल करेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट सेटल करेगा। Therefore it is called the guardian of the constitution और the final interpreter। अब इसको इसी वजह से गार्जियन भी बोल सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। मतलब कोई भी केस, अगर कोई भी फड्डा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल में जो सरकार है उससे और स्टेट में जो सरकार है उससे कुछ भी होता है तो अब वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा। तो एक तरह से इसको गार्जियन भी बोला जाता है। कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट किससे मिल के बनता है, हम लोग किसको कहते हैं? द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट याद रखिएगा कि कौन अपॉइंट करता है? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो जजेस को अपॉइंट करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड, लेकिन वो कंसल्टेशन लेता है किससे? अदर जजेस से लेता है सुप्रीम कोर्ट के। और फिर लेकिन अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? अपॉइंट कौन करता है जजेस को? अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट। एंड द हाई कोर्ट एज ही थिंक नेसेसरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और हाई कोर्ट के जजेस से, अगर उसको लगता है कि कंसल्ट कर लेना चाहिए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, उनको सीनियोरिटी के बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अ पर्सन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, यानी 5 साल तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, यानी उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के जज के तौर पे। मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, यानी हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो, वकील रहा हो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक। पहला तो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हाई कोर्ट में वो 5 साल तक जज हो। और तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि हाई कोर्ट में वो 10 साल तक उसने वकालत की हो, यानी वो वकील हो। मस्ट बी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की नज़रों में एक अच्छा जूरिस्ट हो। तो ये 4 पॉइंट हैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज चुना जाया जा सकता है। टर्म कितने साल के लिए होता है? क्या टर्म पीरियड है सुप्रीम कोर्ट के जज का, ये भी देख लेते हैं। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस टिल ही अटेन द एज ऑफ 65। सुप्रीम कोर्ट का जज ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता, यानी 65 उसकी रिटायरमेंट की एज है। याद रखिएगा रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की? 65। ही में रिज़ाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। वो रिज़ाइन दे सकता है उससे पहले। कैसे? प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट करा था तो अपना रेजिग्नेशन भी वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। जज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी। अब जज को उनके ऑफिस से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर ना करे। और प्रेसिडेंट ऑर्डर कब करेगा? जब प्रेसिडेंट को ये प्रूव हो जाए कि इस जज ने मिसबिहेवियर करा है और या उसके पास कैपेसिटी नहीं है जज बनने की। इनकैपेसिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर ये 2 पॉइंट प्रूव हो जाते हैं प्रेसिडेंट के सामने, तब प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है जज को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर से इस्तीफा दे, हटे वहाँ से। यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है,
सबसे ऊपर इसमें दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अभी मैंने ये डिस्कस किया था। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है। द जज रिसीव योर सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। इट कैन नॉट बी लोअर ड्यूरिंग देयर टेन्योर एक्सेप्टिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जज को जो सैलरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के, वो जज को सैलरी मिलती कहाँ से है? वो सैलरी मिलती है, एक फंड होता है इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ेंगे ये फंड क्या होता है। ये उससे मिलता है और जब तक उसका टेन्योर है तब तक उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। जितनी सैलरी फिक्स कर दी गई है उसको उतनी ही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है हिंदुस्तान में, अगर कुछ दिक्कत पैसों की आप आ जाती है, तब उसको हो सकता है कम किया जाए, लेकिन उसके टेन्योर में उस सैलरी को कम नहीं किया जाता। पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी आउट जजमेंट इन्फॉर्मेंस लॉ, इट्स कॉल्ड जुरिडिक्शन। अब अगर जुरिडिक्शन किसको हम लोग बोलते हैं? मतलब जो पावर एक कोर्ट के पास होती है कि वो अपना फैसले सुनाए, जजमेंट दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुरिडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ऑन द फॉलोइंग काइंड ऑफ केसेस। अब कौन कौन से केसेस पे सुप्रीम कोर्ट को पावर है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन, देयर आर सर्टेन केसेस ऑन विच ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड एंड हैज़ जुरिडिक्शन। कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही अथॉरिटी दी जाती है कि वही इस केस की सुनवाई कर सकता है और उस पर फैसले दे सकता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स द पावर टू हेयर अ डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। ओरिजिनल का मतलब ये है कि सबसे पहले वो केस आया ही सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो पहले इंस्टेंट में अगर हेयरिंग हो रही है तो वो कहलाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं, कोई और कोर्ट के पास वो नहीं जाएंगे कि वो अपील होके फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आए। शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होगी उसकी, मतलब वो आया ही सुप्रीम कोर्ट में होगा। द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग केसेस। कौन सा होता है इसमें? अभी मैंने बताया था, अगर कोई डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंटर में, किसी स्टेट गवर्नमेंट या मेन गवर्नमेंट में सेंटर में, तो वो केस किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वो किसी छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं जाएगा। दूसरा, टू स्टेट्स में अगर आपस में दो राज्यों में चल रहा है डिस्प्यूट, तो वो भी केस किसके पास जाता है? वो केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। dispute on which only supreme courts can give jurisdiction like violation of constitution by the government। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हक है फैसला सुनाने का। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है, तो वो केस किसके पास जाएगा? वो भी जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। एनी सिटीजन हुज राइट आर वायलेटेड एंड कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। अगर किसी नागरिक का कोई अधिकार छीना जा रहा है, यानी उसका राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और अपने राइट्स का अपना हक मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग ऑर्डर और रेट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है। कैसे? ऑर्डर तुरंत इशू कर दे या रिट्स दे दे। तो रिट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। इट इज़ द रीज़न डैट सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। यही वजह है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन या प्रोटेक्टर कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट होता है बेसिक मौलिक अधिकार जो हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलते हैं। अगर किसी वजह से कोई उस राइट्स को तोड़ रहा है या उनसे अधिकार छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर इशू कर सकता है या रिट दे सकता है, जिससे क्या होगा कि वो दोबारा से उन फंडामेंटल राइट्स को दोबारा एप्लीकेबल कर देगा या इन्फोर्स कर देगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का। एपेलेट जुरिडिक्शन, इट मीन्स द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द एनी कोर्ट इन द कंट्री। अब क्या है कि अगर अपील होके कोई केस आ रहा है, यानी किसी कंट्री का किसी कोर्ट में वो केस पहले गया, फिर उसके बाद वो अपील करी गई, फिर वो आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं अपेलेट जुरिडिक्शन। अंडर दिस जुरिडिक्शन अ कोर्ट में चेंज द डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस पास बाय द लोअर कोर्ट। अब क्या है कि कोई केस पहले किसी लोअर कोर्ट में गया था, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे भी वो गया था, कंट्री की किसी भी कोर्ट में, वो केस वहाँ पे हुआ, उसके बाद अपील करी गई और वो कहाँ पहुँचा? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये होती है कि वो चाहे तो डिसीजन को बदल दे, वो अपना डिसीजन दे, तो उससे क्या होगा, जो भी
किसी लोअर कोर्ट ने जो भी सेंटेंस पास किया होगा उसको वो चेंज कर सकता है या उसको रिड्यूस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? फाइनल कोर्ट होता है अपील का। अगर आखिरी अपील आप किस में कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया उसके बाद आप कहीं पे भी जाके अपील नहीं कर सकते। एडवाइजरी जुरिडिक्शन। The President may obtain the opinion of the Supreme Court on the question of law or the fact which is of the public important। अब एडवाइजरी से मतलब क्या है कि वो अपनी एडवाइस देता है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब कोई कानूनी क्वेश्चन हो या कोई फैक्ट हो जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो ये कहलाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस ओपिनियन इज हाउएवर ओनली एडवाइजरी विच द प्रेसिडेंट इज फ्री टू फॉलो और नॉट। पॉइंट को याद रखिएगा, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे करता है तो ये एक ओपिनियन होता है, अपनी राय देता है। इसमें प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की राय को एक्सेप्ट करे, प्रेसिडेंट चाहे तो ना करे। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी वही प्रेसिडेंट फॉलो करे। रिवाइजरी जुडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 इज empowered to review any judgment or order made by it with a view to removing any mistake or error that might have crept in the judgment or order। अब क्या है रिवाइजरी जुडिक्शन का मतलब क्या है कि वो अपना ही सुनाया हुआ कोई फैसला अगर ऐसा हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो उसको दोबारा रीचेक कर सकता है, यानी रिव्यू कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। वो अपना जजमेंट जो उसने कभी जजमेंट दिया हो वो उसको रिव्यू कर सकता है। अगर उसमें कोई गलती है या उसमें कोई एरर है तो वो उसको भी चेंज कर सकता है। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट डिसीजंस आर ऑफ एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और जो उसके डिसीजन होते हैं उनकी एक एविडेंटरी वैल्यू होती है कि जिनको किसी और कोर्ट में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो खुद ही अपना जो प्रोसेस है वो खुद ही अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, कोई और कोर्ट में आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो वो खुद अपना जजमेंट रिव्यू कर सकता है अगर उसको लगता है कि उस जजमेंट में कोई गलती है। तो आर्टिकल 137 ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट दोबारा रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज डिसीजन फाइनल। तो ये तो हमको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। इट हैज़ द पावर टू रिव्यू लॉज पास बाय द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। इसके पास ये भी पावर होती है कि जो भी लॉ यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेचर बना रहे हैं उसको ये रिव्यू कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज अल्टा वायर्स और नल एंड वाइड if it is against the letter and the spirit of the constitution or contravenes any provision of the constitution। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर उसको लगता है कि कोई भी लॉ ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है और वो वायलेट कर रहा, वो पार्लियामेंट ने बनाया है सॉरी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको उस लॉ को नल और वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है। दिस पावर, यही जो पावर होती है इसी को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको बोला जाता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बना दिया पार्लियामेंट ने, यूनियन पार्लियामेंट ने, कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, यानी उसको नल और वाइड डिक्लेयर कर सकता है या उसको अल्ट्रा वाइड्स भी डिक्लेयर कर सकता है। तो यही पावर को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। Supreme Court has the power to review all national and state laws and executive order and declare them null if they go against the provision of the constitution। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि नेशनल और स्टेट्स लॉ और जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, अगर ऐसे कुछ भी लॉ आ रहा है या कोई भी ऑर्डर ऐसा आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसके अंदर नहीं आ रहा, संवैधानिक तौर पर उस पर काम नहीं हो रहा, कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो संविधान को फॉलो नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस लॉ को हटा सकता है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं इम्पोर्टेंट रिट्स। तो रिट्स सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट रिट्स होती हैं जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप इन सब को पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इससे मेरे बारे में आप कमेंट करके मुझसे इन रिट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, रिट्स ऑफ प्रोविजन, रिट्स ऑफ क्राइटेरियरी, कोआ वारंटो,
मैं इन रिट्स पे एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसमें रिट्स होती क्या है पहले ये आपको मैं बता दूंगा, और उसके बाद ये कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, इन रिट्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को, द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट whose processing act and decision are kept in record for the presentation as evidence when need to be support what the law is। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है, अभी मैंने बताया था क्यों। इसकी वजह ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट नहीं होता, तो इसके जो भी डिसीजन होते हैं उसको रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है कि जब कभी अगर किसी कानून में ज़रूरत पड़े तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीज़न लिया था इतने वक्त पे, इस केस में ये डिसीज़न लिया था, इस केस में ये डिसीज़न लिया था, तो उस केस को रिलेट करके वो डिसीजंस को दिखाया जा सके, इसलिए इसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। दीज रिकॉर्ड कैन बी यूज एज द एविडेंस एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन फॉर देयर ऑथेंटिसिटी इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। और यही रिकॉर्ड को एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है और कभी भी इनकी ऑथेंटिसिटी पे, मतलब इनकी सच्चाई पे कोई भी शक नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और वही डिसीजंस है जिनको रिकॉर्ड किया गया है। हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हम हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। एट द स्टेट लेवल द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी ऑफिस अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे सबसे हाई अथॉरिटी कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। हाउएवर द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी एक स्टेट में 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट रख सकता है, यानी 2 से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या कोई यूनियन टेरिटरीज है उनको भी मिला के वो एक हाई कोर्ट बना सकता है। मतलब 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे। द हाई कोर्ट ऑफ द चंडीगढ़ एंड हैज़ जुरिडिक्शन ओवर पंजाब एंड हरियाणा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा का भी केसेस देखता है, यानी पंजाब और हरियाणा का भी जुरिडिक्शन चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के अंडर ही आता है। ओवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, Delhi is the only union territory with a high court, while the remaining 6 union territories are under the jurisdiction of high court of the adjacent state। दिल्ली ही आपकी इकलौती यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें उनके एडजेसेंट स्टेट्स जो हैं उनका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन फॉलो होता है। आप कमेंट करके बताइएगा इंडिया में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। कंपोजिशन, हाई कोर्ट का कंपोजिशन, हाई कोर्ट comprises a chief justice and such other judges as president of India decide from time to time। The number of judges of the high court is not fixed। अब क्या होता है कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और जजेस होते हैं जिनकी क्वांटिटी यानी संख्या यानी नंबर डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं वो क्वांटिटीज़, वो जजेस कितने होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है और इसका कोई फिक्स्ड नहीं है कितना नंबर होता है जजेस का। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द चीफ जस्टिस एंड द अदर हाई कोर्ट्स are appointed by the president in judges of the high courts are appointed by the president in consultation with the chief justice of supreme court and the governor of the concerned state। अब इस केस में भी क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें वो कंसल्टेशन लेता है, पहले कंसल्ट करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जिस स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसके गवर्नर से कंसल्टेशन करने के बाद वो जजेस को अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन हो? पहला कि वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। तो यानी 10 साल तक उसने इंडिया के किसी भी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो। ही शुड हैव बीन एडवोकेटेड ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 साल, और हाई कोर्ट में 10 साल तक वो वकील रहा हो। तो ये क्राइटेरिया है उसका, ये हाई कोर्ट के जज का बनने का। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ द 62। हाई कोर्ट के जजेस की एज लिमिट क्या है? 62 साल पे वो रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स पे रिटायर होते थे। अ जजेस में रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रिजाइन वो कैसे करेगा? सिमिलर प्रोसेस है, प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट करा है तो वो रिजाइन राइटिंग में लिख के देगा किसको? प्रेसिडेंट को, वो रिजाइन कर सकता है। हाउएवर द जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसप्रोफ्यूज और इनकैपेसिटी। और सुप्रीम और प्रेसिडेंट चाहे तो वो रिमूव भी कर सकता है। सेम केस है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे वो इसको निकाल भी सकता है।
Salaries and allowances. The Chief Justice and the judges of the High Court receive their salary and the allowances from the consolidated funds of the state. इनको भी सैलरी वहीं से मिलती है, consolidated fund of जो स्टेट का फंड होता है उससे ही इनको सैलरी मिलती है. They are also entitled to the rent free residence, और इनको ऐसे घर मिलते हैं जिसका इनको रेंट नहीं देना पड़ता, तो रेंट फ्री रेजिडेंस भी इनको मिलते हैं. आफ्टर रिटायरमेंट दे रिसीव पेंशन, और रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी मिलती है. जुरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन और पावर क्या होता है? लाइक सुप्रीम कोर्ट, ईच हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज बोथ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट की तरह इसके पास भी ओरिजिनल और अपेलेट जुरिडिक्शन, मतलब ओरिजिनल केस वो जो डायरेक्ट किसके पास आएंगे? हाई कोर्ट के पास आएंगे. अपेलेट जुरिडिक्शन क्या है कि पहले वो किसी छोटे कोर्ट में केस गया होगा, फिर अपील होकर वापस कहाँ आया? वो हाई कोर्ट में आया. ओरिजिनल केसेस कौन कौन से होते हैं? हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस. वो ओरिजिनल केसेस होते हैं जिसमें पहला ही सबसे पहले केस किसके पास आता है? हाई कोर्ट के पास. डायरेक्ट हाई कोर्ट में केस आ रहा है. केस रिगार्डिंग विल्स, डाइवोर्स, मैरिज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अब तलाक के केस, मैरिजेस के जो केस होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी विल, जायदाद वाले, कुछ भी ख्वाहिशों कुछ जायदाद वाले कह सकते हैं आप इसको, ये सब जो केस होते हैं ये कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास आते हैं. हाई कोर्ट इज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसको ये इंटरप्रेट कर सकता है, वो देख सकता है कि वो जो लॉ जो बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है. High Court can declare a particular law as null and void if it goes beyond the provision of the Constitution. तो हाई कोर्ट भी उस लॉ को नल और वाइड कर सकता है, लेकिन ये क्या है? स्टेट्स के लिए होता है, ये पूरा सेंट्रल को नहीं करता. ये स्टेट्स में अगर कोई लॉ बनता है, वो पार्लियामेंट वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ बना रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट उस लॉ को नल और वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है. हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग. तो हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है कि फंडामेंटल राइट्स को रिट्स के आधार पे दोबारा इन्फोर्स कर सकता है. एपेलेट जुरिडिक्शन का क्या मतलब है? एपेलेट जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि वो केसेस जो किसी सबऑर्डिनेट केस में थे, फिर उसके बाद अपील करने के बाद वो कहाँ आए? हाई कोर्ट में आए. तो ये बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस, दोनों केसेस में अपील का हक रखता है, एपेलेट जुरिडिक्शन रखता है. अपील कौन कौन सी अपील्स होती हैं? अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट जज, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जो छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, यानी सेशन जज ने अगर कोई फैसला दिया उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जज ने दिया, असिस्टेंट सेशन जज ने दिया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज़ कैरिड आउट. और अगर मौत की सज़ा कोई छोटा कोर्ट सुनाता है तो उसको पहले हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है. बिसाइड इज ऑल्सो हेयर अपील रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू. और लैंड रेवेन्यू के जो रिगार्डिंग अपील्स होती हैं, लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग, उनको भी हाई कोर्ट सुनता है. यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है. इस चार्ट्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के लिए भी सेम है. आज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर का 5 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, हाई कोर्ट में जज की तरह काम किया हो. और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उसने 10 साल तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस इंडिया के अंदर हेल्ड करा हो, यानी जुडिशियल ऑफिस में उसने काम किया हो. एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए. 10 साल तक उसने, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज का देखें तो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, हैव बीन एडवोकेट फॉर द हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर. तो ये केस दोनों में सेम है. और एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट की नज़रों में एक अच्छा जज होना चाहिए वो. एज ऑफ रिटायरमेंट अगर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है और हाई कोर्ट की 62 होती है. रिमूवल कैसे होता है? दोनों का सेम होता है. कैसे? प्रेसिडेंट दोनों को अपॉइंट करता है, तो दोनों को रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा. पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. तो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या होता है? केस रिलेटेड टू और मोर स्टेट्स. अगर कोई केस कोई राज्यों में कोई मतभेद है तो वो केस आता है. वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो वो केस डायरेक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद. और कैन गिव जजमेंट फॉर री इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट केस कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल केस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई केस है वो आएगा. और फंडामेंटल राइट्स का ये भी हाई कोर्ट के पास आता है. अपील जुरिडिक्शन की बात करी जाए, केसेस विच आर अगेंस्ट एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट. तो अपील हो के मतलब हाई कोर्ट के बाद आया इसके पास. कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केस भी आ सकते हैं अपील केस में. कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है.
अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सेशन जो छोटे कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगर उनके केसेस आते हैं तो वो किसके पास अपील होने के बाद जाएंगे? हाई कोर्ट के पास। अपील रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू सेंटेंस और डज मस्ट बी कंफर्म। अगर मौत की सज़ा कोई छोटा कोर्ट सुना रहा है यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट सुना रहा है तो उसको कंफर्म करना पड़ता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, मैटर जो होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंट के। हाई कोर्ट कैन एडवाइस एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर और द गवर्नर इफ दे सीक। अब हाई कोर्ट किसको एडवाइस देगा? गवर्नर को देगा, प्रेसिडेंट को नहीं देगा। प्रेसिडेंट किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से। और हाई कोर्ट किसको लेगा? गवर्नर को। स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट में होता है गवर्नर। रिवाइजरी अथॉरिटी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू ओन जजमेंट और ऑर्डर विद द व्यू टू रिमूव एनी मिस्टेक और एरर डेट माइट हैव इन। और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को खुद ही रिव्यू कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसने इस जजमेंट में कोई भी मिस्टेक हुई है। हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और हाई कोर्ट जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई फैसला अगर सुनाया होगा तो हाई कोर्ट उस रिकॉर्ड को निकलवा के उसको चेंज कर सकता है या उसको रिव्यू कर सकता है। Judicial review, the Supreme Court has the power to review the law passed by the union or state and can declare the law void, null if it is against the spirit of the constitution। अगर कोई भी ऐसा कानून पास हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड करार दे सकता है। हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर होती है। अगर कोई भी ऐसा लॉ पास हो रहा है स्टेट यानी राज्य की सरकार द्वारा तो वो भी उसको भी नल और वॉइड करार दे सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ऑल केसेस आर केप्ट इन रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड एविडेंस। ऑल केसेस आर केप्ट इन रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड एविडेंस। जितने भी केसेस होते हैं वो रिकॉर्ड के तौर पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों में रिकॉर्ड के तौर के रखे जाते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।